So hello बच्चों. So beta, in this video we will discuss the periodic properties of the elements present in the modern periodic table. हम लोग classification of elements and periodicity in properties chapter number 3 chemistry plus 1 का टॉपिक कर रहे हैं. तो periodic properties which repeat themselves, or you can say which repeated after certain intervals, are called periodic properties. कहने का मतलब हर एक वो चीज़ बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज एवरीथिंग दैट कैन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टन डेफिनेट गैप और इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक इन नेचर. तो यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया ही, अभी तक आपको आइडिया हो चुका होगा सारे का सारा, कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी क्लासिफिकेशन हुई हैं, मैनली पीरियोडिक टेबल इनिशिएट किया गया था, डबर्नर-ट्रायड सिस्टम, इसके अलावा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो वहाँ पे बार बार एक चीज़ सामने आ रही थी, एक स्टेटमेंट आ रही थी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर सर्टन गैप, जो भी है. जैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में बोला गया था कि एवरी 8th एलिमेंट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. तो वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. सो नाउ जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज इट इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, है ना. सो नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड देयर पीरियोडिक ट्रेंड्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है. सो है क्या है ये, थोड़ा सा देख लेते हैं. द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ग्रेजुअल वेरिएशन इन ग्रुप एंड इन पीरियड, रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है. क्या है ये? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं, हम लोगों ने जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की तो एक ग्रुप में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटरमोस्ट शेल में वो सेम रहते हैं, जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. दैट रिमेन सेम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. वो ग्रुप में सेम रहते हैं. पीरियड में वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं 1 by 1. ठीक है. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पैटर्न है, यही इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मेन कॉज बनता है. जो रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन जो होती है सर्टेन प्रॉपर्टीज में, वो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से होती है. ठीक है. नाउ सबसे पहले बात करेंगे वैलेंसी. जो हम बात करेंगे वैलेंसी, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग 1 by 1. शेल रिमेन सेम अलोंग द पीरियड. So, क्या है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन अ पीरियड. नॉर्मल एलिमेंट्स के केस में इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 इन अ पीरियड. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं, इट रीचेस 8 इन द ग्रुप 18. ग्रुप 18 जो नोबल गैस फैमिली है, वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. which show practically no chemical activity under ordinary condition and their valency is taken as 0. उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो जाती है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है.
ठीक है। नाउ जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, वैलेंसी ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 7, ठीक है ना। अब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required to complete the octet, means 8 electrons in the outermost shell, or you can say number of electron present in the outermost shell. अगर तो outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन से कम हैं तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहेंगे, लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ऑनवर्ड चले जाते हैं 5, 6, 7, 8 तक, तो फिर जो वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, वो कहलाती है वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। हमेशा वैलेंसी इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एन एटम, और यू कैन से कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं। सो जो वैलेंसी रहती है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप नंबर। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर होगा वही एक तरह से वैलेंसी हमको रिलेट कर सकते हैं उसके साथ। फॉर ग्रुप 1 and 2 के लिए, और ग्रुप 10 फॉर ग्रुप्स 13 to 17, ठीक है ना। इन केसेस 13 to 17, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 to 2, इन केसेस में जो ग्रुप नंबर होगा वही वैलेंसी रहती है। जैसे 13 to 18 तक हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आउटरमोस्ट शेल में होंगे वो आपकी वैलेंसी फैक्टर के विद रिस्पेक्ट टू हम इक्वेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 नहीं होने चाहिए। अगर ग्रेटर देन 4 है तो वैलेंसी फाइंड करेंगे 8 माइनस जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो वैलेंसी के केस में आप ये बोल सकते हो कि वैलेंसी जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के साथ में देखिए, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपके पास जब सामने पीरियोडिक टेबल रहेगा तभी आप इजीली स्टडी कर पाओगे। पीरियोडिक टेबल सामने होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये है आपका पीरियोडिक टेबल। अब होता क्या है, बेसिकली वैलेंसी की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट 2 ग्रुप्स की बात करते हैं तो जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 13 to 18 करते हैं, यहाँ पे भी जितने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके क्या रहेंगे, वैलेंसी कहलाएगी। जैसे बोरोन के केस में बोरोन फैमिली की होती है NS2Np1, बोरोन फैमिली की पूरी की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। सिमिलरली कार्बन के केस में 4 हो गए। अब बारी आती है इसकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 5 ना बोल के हम लिखेंगे 8 माइनस 5 कितनी 3, यहाँ पे 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे वैलेंसी 3, क्योंकि नॉर्मल गैसेस के केस में फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल रहता है। तो आप देख सकते हो कि वैलेंसी पहले जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वैलेंसी पहले क्या करती है, इंक्रीज करती है 1 to 4, 1 2 3 4 तक इंक्रीज करेगी। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वैलेंसी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है 4 3 2 1 and 0। दिस इज हाउ वैलेंसी क्या बोलेंगे, वेरीज along the period in the modern periodic table। जब हम ग्रुप की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम, तो वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहती है। वैलेंसी डज नॉट चेंज while we moving down the group in the modern periodic table, and when we move across the period
it first increases and then decreases just because of increase in number of valence electrons. Okay, this is the case. Now next comes, इसी केस में जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो वैलेंसी होगी आपकी। नाउ कम्स, ये है आपके पास टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन देख सकते हो आप। जब आप बात करोगे इसकी सेकेंड और थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, थर्ड पीरियड, ठीक है ना, थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉस ऑफ पीरियड क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वैलेंसी क्या होगी, फर्स्ट सिलिकॉन तक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी को, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब हम वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे तो ये 8 माइनस हो जाएगा यहाँ, 8 माइनस 5 तो ये 3 बन जाएगी यहाँ। इस तरह से वेरिएशन होती है। जैसे ऑक्साइड, ऑक्सीजन के बेहतर फैक्ट्री ये फॉर्मेशन हो जाती है, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और सोडियम की 1, इसका MgO बन जाएगा, इसका Al2O3 बन जाएगा, इसका SiO2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से P4O10 SO3 Cl2O, दिस इज हाउ द वैलेंसी चेंजेस, ठीक। नाउ जब हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट की, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ पे देखिए वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। जब वैलेंसी की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू, ये थी ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू, ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू, तो वहाँ पे क्या है, पहले इंक्रीज उसके बाद डिक्रीज कर दी। डिपेंड करता है नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। ये है आपके पास, इज दैट क्लियर। सिमिलरली ये फार्मूला बन जाता है इस तरह से, ठीक। दिस इज हाउ द वैलेंसी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाउंड फॉर्मेशन, है ना, एंड इट्स वेरिएशन। ग्रुप में हमने डिस्कस कर रही है, ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। वैलेंसी डज नॉट वेरी डाउन द ग्रुप एंड बी मूव डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट कम्स एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेसिकली, बड़ा ध्यान से सुनना है। एटॉमिक रेडियस सिंपली इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट फिल्ड शेल बोलते हैं हम इसको, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू द आउटर मोस्ट फिल्ड शेल। जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है आपका किसी एटम का, तो यहाँ पे ये आपका फिल्ड शेल है, मान लीजिए NH शेल आपका फिल्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेकिन एटॉमिक रेडियस को इजीली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, बिकॉज एटम इज टू स्मॉल टू बी विजुअलाइज विद नेकेड आई, ठीक है ना। एटम की फिजिकल नेचर दैट इज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल साइज्ड पार्टिकल कह सकते हो आप, वेरी वेरी स्मॉल साइज स्पेशली होता है, तो जिसको हम देख ही नहीं पाते। अगर देख नहीं पाते तो साइज वेरिएशंस को चेक करना इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो हम इनडायरेक्ट वे से एटॉमिक रेडियस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं ये एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करने के, 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, कोवलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। कोवलेंट, वैन डर वाल्स एंड मेटालिक। अब कोवलेंट रेडियस क्या होता है, 1/2 of the distance between the nuclei of 2 covalently bonded atoms। ऐसे एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स,
उन केसेस में टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स को लेंगे, जैसे मान लीजिए ये दो एटम्स हैं आपके पास कोवलेंटली बॉन्डेड, अब इनका लेंगे हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका इसके जो टोटल डिस्टेंस है इसका 1/2, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, लाइक जैसे O2 की बात करें, H2 की बात करें, N2 की बात करें, इन केसेस सेम एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में कोवलेंटली बॉन्ड फॉर्म करके कंबाइन करते हैं तो उनके बीच का जो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहता है उसको बोला जाता है कोवलेंट रेडियस, ठीक है ना। ये हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, आर कोवलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो जब कोवलेंट रेडियस की बात करें तो हम डिस्कस करते हैं हाफ इनटू बॉन्ड लेंथ, दैट विल बिकम द कोवलेंट रेडियस ऑफ द पर्टिकुलर एटम, ठीक है ना। दिस इज द वन ऑफ द मेथड टू डिटरमिन द एटॉमिक साइज। नाउ अब सारे के सारे कोवलेंटली बॉन्डेड तो होते हैं, सारे के सारे स्पीशीज एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं सबके साथ, ठीक है ना। कुछ नॉवल गैसेज जैसे वो कंबाइनिंग करती तो उसके उन केसेस में कैसे करेंगे। फिर आता है आपके पास वैन डर वाल्स रेडियस, द सेकंड कैटेगरी वैन डर वाल्स रेडियस। क्या रहता है कि द वन हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स, ध्यान देना, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे नॉर्मल गैसेस की बात करें तो वहाँ पे हमने देखना है कि टू नेबरिंग एटम्स जो नॉन बॉन्डेड है उनके बीच का हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो बिल्कुल पास में थे, तो वहाँ से इनका जो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड कोवलेंट रेडियस, सॉरी वैन डर वाल्स रेडियस, है ना। अब मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एटम्स नहीं है मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स में देखने हैं टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ टू डिफरेंट कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास आ गया मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक ये मॉलिक्यूल आ गया ऐसे, और एक ये आ गया ये, तो एडजेसेंट एटम्स में इसका ये वाला एटम कंसीडर करेंगे, इसका ये वाला करेंगे, तो इनके बीच का ये वाला हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। ध्यान से स्टेटमेंट जरूर देख लेनी है, वन हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल बताई नॉन बॉन्डेड ऐसे, इन दोनों में कोई बॉन्डिंग नहीं है, जस्ट एक दूसरे के पास प्रेजेंट है नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स, और दूसरे केस में टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ये वाला, जैसे O2 एंड O2, ठीक है ना। ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल है, दोनों के एडजेसेंट एटम्स देखते हैं आइडेंटिकल, ठीक है ना, ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन द पैकिंग ऑफ द एटम्स व्हेन द एलिमेंट इज इन द सॉलिड स्टेट। अब ये फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता रहता है, क्यों? क्योंकि नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं। अब नॉन बॉन्डेड एटम है तो वो वाइब्रेट करते रह सकते हैं, वहाँ पे वाइब्रेशंस हो सकती हैं, दूर पार जा सकते हैं वो, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये थोड़ा सा इसका जो एटॉमिक रेडियस, जब वैन डर वाल्स रेडियस की फॉर्म में हम एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ लार्जर देन द कोवलेंट रेडियस, क्योंकि कोवलेंट रेडियस जो होता है वो क्या होता है बॉन्डेड एटम्स के बीच में, ये किस में है नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में, ठीक है ना। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, जैसे क्लोरीन एटम की बात हो रही है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में दो क्लोरीन एडजेसेंट क्लोरीन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो 360 पिकोमीटर से रहता है, 360। देयरफॉर वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ द क्लोरीन कितना आ गया 180 पिकोमीटर, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। दिस इज द वैन डर वाल्स रेडियस। नेक्स्ट आपके पास आता है मेटालिक रेडियस। जब मेटालिक रेडियस की बात करते हैं तो मेटालिक क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं,
मेटालिक क्रिस्टल में प्रेजेंट, ठीक है ना, 2 एडजेसेंट मेटल एटम्स के बीच का हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट विल बी नोन एज, क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। Metallic lattice of crystal consisting of positive kernels of metal ions arranged in definite pattern and sea of mobile valence electrons, मतलब इस तरह से ये आपके पास मेटालिक क्रिस्टल है, यहाँ पे ये मेटल आयन है प्रेजेंट इस तरह से, ये मेटल आयन प्रेजेंट हो गए, इनके बीच में क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको बोला जाता है मोबाइल ऑफ, दैट इज सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इसीलिए बोला गया है। मेटल आयंस अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न्स एंड सी ऑफ मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मूव करते रहते हैं अलोंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उसके बीच में जो 2 मेटल आयंस प्रेजेंट रहेंगे एडजेसेंट, चाहे ये वाले ले लो, चाहे ये वाले ले लो, चाहे ये वाले ले लो, 2 एडजेसेंट मेटल एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, और हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो होगा मेटालिक रेडियस, ठीक है ना। दिस इज द केस, फोर्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव कर्नल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, जो उनके बीच का फोर्स ऑफ नेट फोर्स रहता है, एंड one half internuclear distance between the 2 adjacent metal ions in the metallic lattice, that is called मेटालिक रेडियाई। तो मेटल के केस में ये हो जाता है मेटालिक रेडियाई, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के केस में कोवलेंट रेडियाई, ठीक है ना, और जो आपस में नॉन बॉन्डेड रहते हैं उन केसेस में आ जाता है वन डर वाल रेडियाई। दिस इज हाउ द एटॉमिक रेडियाई कैन बी आइडेंटिफाइड। अब क्योंकि लेंथ रहती है, ये रेडियस है, तो इसके यूनिट्स जो रहेंगे दैट इज पिकोमीटर्स और नैनोमीटर्स, ठीक है, ऐसा यूनिट्स वही रहेंगे आपके मीटर्स ओनली। वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो वेरिएशन बड़ा सिंपल सा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, अब ध्यान से सुनिए, जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो श्रिंक करता है, श्रिंक छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही शेल में एंटर करते जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर जाता है, डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है, और साइज क्या करता रहता है, श्रिंक व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड जब हम बात करते हैं। लेकिन जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ऊपर से नीचे को, तो क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन एक नए शेल में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो कंपैरेटिवली जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो ओवरऑल साइज की जब हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट along the period decreases with certain exceptions होती हैं, वो exceptions आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस्ड होती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड पीरियड के केस में 155, 112, 98, 91, 92 के बीच में थोड़ा सा इंक्रीज करता है, इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रहता है क्योंकि नाइट्रोजन की एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है। देन ऑक्सीजन 73, फ्लोरीन 72 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पीरियड में 190, 160, 143, 132, 128, 127, 99 लेफ्ट राइट क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इसके डिक्रीज के पीछे का बेसिक कॉज वही है जो मैंने आपको बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में एंटर करता है, जिसकी वजह से नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब नेट न्यूक्लियर चार्ज जो एक्ट करता है ऑन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बढ़ता जाता है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। So that's why the size goes on decreasing along the period, but top to bottom it goes on increasing because of increase in number of shells and comparative increase in less increase in effective nuclear charge. Okay, this is the case. So effective nuclear charge क्या होता है? ये effective nuclear charge ऐसे मैंने बताया है, it is the net charge acting on the outermost shell electrons. Net charge acting on the outermost shell, that is called effective nuclear charge. इसका फॉर्मूला होता है Z effective is equal to Z minus sigma
अब ये सिग्मा क्या है? इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बीच यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जनरली जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए बीच में तो कुछ टाइम कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो नेट चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड अल्टर करेगा। इसी चीज़ को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा। Z क्या है? Z इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक नंबर जो रहता है। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वन ऑफ द बेसिक कॉज रहता है फॉर द वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई along the period or down the group in the period modern periodic table. नेक्स्ट जो है आपके पास एटॉमिक नंबर, फिर ये सिग्मा कैसे फाइंड करते हैं, स्लैटर रूल्स रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में फ़िलहाल इस स्टेज के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ और उनकी वेरिएशन के बारे में बात करनी है। ओके, टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थैंक यू।